जरा कल्पना कीजिए कि 19वीं सदी के अमेरिका का एक बहुत ही विद्रोही सा कवि है और वो लोगों को मतलब नंगे होकर धूप सेकने और सिर्फ मांस खाने की अजीबोगरीब सलाह दे रहा है। हाँ, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत ही अजीब बात थी। बिल्कुल। और अब इस छवि के ठीक बगल में 20वीं सदी के भारत के एक ऐसे इंसान को रखिए जो पेशे से तो एक वैज्ञानिक था लेकिन मन से एकदम सन्यासी था। हाँ, और जिसने अपना पूरा जीवन वनों पर मतलब जंगलों पर शोध करते हुए गुजारा। हाँ, तो सतह पर देखने से तो ऐसा लगता है ना कि इन दोनों के बीच कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मतलब कहाँ अमेरिका का वो आजाद ख्याल विद्रोही और कहाँ भारत का वो आध्यात्मिक वैज्ञानिक। दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग लगते हैं। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि उस अमेरिकी कवि की जो आजाद आवाज थी उसकी गूंज मतलब दशकों बाद उस भारतीय सन्यासी के सबसे बेहतरीन लेखन में सुनाई दी। ये देखिए, ये एक ऐसा ऐतिहासिक और वैचारिक मोड़ है ना जो साहित्य के बारे में हमारी सारी पुरानी धारणाओं को पलट कर रख देता है। ये साफ दिखाता है कि विचार कैसे महासागरों को पार कर जाते हैं। और आज की इस गहरी चर्चा का मिशन भी ठीक यही समझना है। आज हम यही देखेंगे कि साहित्य की सीमाएं असल में कहाँ टूटती हैं। तो इस यात्रा के लिए हमारे पास कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। काफी ऐतिहासिक दस्तावेज है हमारे पास। हाँ, हम अमेरिकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन और भारतीय लेखक सरदार पूर्ण सिंह के जीवन के ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालेंगे। इसके साथ ही कन्हैयालाल सहल का एक लेख है जो पूर्ण सिंह की विचारधारा पर है। बहुत ही गहरा आलोचनात्मक लेख है वो। हाँ, और डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र का 1950 का एक बेहद अहम शोध प्रबंध भी है जिसका विषय है हिंदी भाषा और साहित्य पर अंग्रेजी प्रभाव। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट करना सही रहेगा। हम आज जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों पर बात कर रहे हैं ना, उनमें उस दौर के कुछ जटिल राजनीतिक, सामाजिक और नस्ली विचार भी शामिल हैं। हाँ, क्योंकि इतिहास को उसके संदर्भ में देखना जरूरी है। सही बात है। जैसे कि वॉल्ट व्हिटमैन के नस्लवाद पर अपने कुछ विवादास्पद विचार थे और दूसरी तरफ जो सरदार पूर्ण सिंह थे उनका तत्कालीन भारतीय क्रांतिकारियों से एक बहुत ही उलझावा सा जुड़ाव था जो कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। हाँ, तो हम यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि हम सिर्फ मूल ऐतिहासिक दस्तावेजों और तथ्यों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस चर्चा का मकसद किसी भी वामपंथी, दक्षिणपंथी या किसी भी अन्य विचारधारा का समर्थन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस उस इतिहास को समझना है जो इन पन्नों में दर्ज है। देखिए, इतिहास को बिना किसी चश्मे के देखना ही उसे समझने का पहला कदम होता है। एकदम सही। तो शुरुआत करते हैं वॉल्ट व्हिटमैन से। साल था 1855। अमेरिका में एक कविता संग्रह प्रकाशित होता है, लीव्स ऑफ ग्रास। और आते ही ना ये किताब एक तूफान सा खड़ा कर देती है। तूफान कहना भी शायद कम होगा। उस दौर के हिसाब से ये इतनी ज्यादा विवादास्पद थी कि कई आलोचकों ने इसे सीधे सीधे अश्लील करार दे दिया था। मतलब प्रकाशकों ने तो अपने हाथ पीछे ही खींच लिए थे। ओहो, मतलब छापने से मना कर दिया। बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन व्हिटमैन का आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने अपने ही पैसों से इसकी 795 प्रतियां छपवा डाली। अपने पैसों से? बाप रे। हाँ, और उस समय खुद अपनी किताब छापना कोई आम बात नहीं थी। मतलब ये एक तरह का विद्रोह ही था। और इस विद्रोह का एक बहुत ही मजेदार किस्सा भी मैंने पढ़ा। रैल्फ वॉल्डो एमिसन, जो उस समय अमेरिका के बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते थे ना, उन्होंने व्हिटमैन को एक निजी पत्र लिखा था। हाँ, जिसमें उन्होंने किताब की तारीफ की थी। हाँ, और व्हिटमैन ने क्या किया, उन्होंने एमर्सन से बिना कोई अनुमति लिए, मतलब बिना पूछे ही, उनके उस निजी पत्र की एक सबसे प्रभावशाली लाइन को अपनी किताब के अगले संस्करण के कवर पर सोने के अक्षरों में छपवा दिया। अरे वाह, ये तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो शायद ये इतिहास का पहला कवर ब्लर्ब था। सच में ये किस्सा व्हिटमैन के दुस्साहस को बहुत अच्छी तरह बयां करता है। हाँ। लेकिन अगर हम उनके असली साहित्यिक योगदान की गहराई में जाएं ना, तो समझना होगा कि आखिर उन्हें मुक्त छंद का पिता यानी फादर ऑफ फ्री वर्स क्यों कहा जाता है। हाँ, ये फ्री वर्स वाला क्या चक्कर था? देखिए, उस दौर में चाहे अमेरिका हो या यूरोप, कविता का मतलब एक तरह का गणित होता था।
मतलब एक तय मात्रा होनी चाहिए, एक तय मीटर, और आखिर में तुकबंदी मतलब राइमिंग का होना बहुत जरूरी माना जाता था। मतलब एक तय ढांचे के बिना उसे कविता माना ही नहीं जाता था। एकदम सही कह रही हैं आप। लेकिन विटमैन ने इस पूरे ढांचे को ही खारिज कर दिया। उन्होंने सीधे कह दिया कि इंसानी भावनाएं किसी मीटर की मोहताज नहीं हो सकती। क्या बात है। उन्होंने अपनी कविताओं में बाइबल के गद्य जैसी एक लय, एक कैडेंस का इस्तेमाल किया, जहां शब्द बिल्कुल आजादी से बहते थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने विषय क्या चुना। क्या? उन्होंने प्राचीन महाकाव्यों के किसी महान राजा, योद्धा या देवता की जगह सीधे सड़क पर चलते एक आम इंसान को, एक मजदूर को अपनी कविता के केंद्र में ला खड़ा किया। उन्होंने उस आम आदमी को ही एक आदर्श नायक का दर्जा दे दिया। अरे वाह, ये तो सच में कविता का लोकतंत्रीकरण था। वैसे अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं ना, तो विटमैन के व्यक्तित्व के जो विरोधाभास हैं, वो उन्हें किसी आधुनिक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर की तरह भी पेश करते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर? वो कैसे? हाँ, और ये बात मैं हवा में नहीं कह रही। स्रोतों में एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य मिलता है। 1858 में विटमैन ने मॉज़वेल्सर के एक छद्म नाम से, मतलब नकली नाम से, मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग नाम का एक लेख लिखा था। अच्छा। और उसमें दी गई सलाहें सुनिए। वो कह रहे हैं दाढ़ी बढ़ाओ, नंगे होकर धूप सेको, ठंडे पानी से नहाओ और लगभग सिर्फ मांस खाओ। बाप रे। हाँ, ये सब एक महान कवि की कलम से निकल रहा था। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि उनके इस अजीबोगरीब आवरण के पीछे ना एक बहुत ही गहरा, संवेदनशील और दर्द को महसूस करने वाला इंसान छिपा था। दर्द को महसूस करने वाला? वो कैसे? देखिए, जब अमेरिका में भयानक गृहयुद्ध चल रहा था, सिविल वॉर, तब विटमैन सिर्फ दूर बैठकर आराम से कविताएं नहीं लिख रहे थे। उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के अस्पतालों में बाकायदा एक नर्स के रूप में काम किया। हाँ, उन्होंने कटे हुए अंगों के ढेर देखे, घायल और मरते हुए सैनिकों की दिन रात सेवा की, और इसी भयानक दर्द और राष्ट्रीय शोक ने उनकी कलम को वो गहराई दी जिससे बाद में अब्राहम लिंकन की हत्या के बाद ओ कैप्टन माय कैप्टन जैसी कालजयी कविता का जन्म हुआ। एक और पहलू है जो उनके जीवन को और भी जटिल बनाता है। स्रोतों से पता चलता है कि उनकी कामुकता, मतलब उनकी सेक्सुअलिटी और उनके निजी संबंधों के इर्द गिर्द भी एक बहुत गहरा रहस्य था। हाँ, पीटर डॉयल के साथ उनके संबंध। बिल्कुल। पीटर डॉयल नाम के एक बस कंडक्टर के साथ उनके बहुत गहरे संबंध थे। लेकिन जो कवि अपनी कविताओं में इतना मुखर था, इतना खुला था, वो अपनी निजी डायरी में कोड्स का इस्तेमाल कर रहा था। गुप्त कोड्स। हाँ, डॉयल का नाम सीधे लिखने के बजाय विटमैन ने पी और डी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के नंबरों के हिसाब से 16.4 का गुप्त कोड दिया हुआ था। मतलब पी 16वें नंबर पर और डी चौथे नंबर पर। हाँ, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि वो एक ऐसे समाज में जी रहे थे जो अभी उनकी आज़ाद ख्याली को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उन्हें अपनी आज़ादी और समाज के नियमों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ रहा था। बिल्कुल। खैर, अब यहाँ से एक बहुत बड़ा और दिलचस्प कथानात्मक जंप लेते हैं। ठीक है। सवाल ये है कि 19वीं सदी के इस विद्रोही अमेरिकी कवि का, जो आज़ाद छंद लिख रहा था और डायरियों में कोड इस्तेमाल कर रहा था, उसका 20वीं सदी के भारत से क्या लेना देना? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हाँ, आखिर वो कौन सी कड़ी है जो इन दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती है? और यही प्रवेश होता है हमारी कहानी के दूसरे किरदार का, सरदार पूर्ण सिंह। देखिए, सरदार पूर्ण सिंह की जीवन यात्रा ना किसी रोमांचक उपन्यास से कम नहीं है। मतलब उनका सफर महाद्वीपों और विचारधाराओं के बीच झूलता रहा। सच में। जरा उनकी इस प्रोजेक्ट्री तो गौर कीजिए। 1881 में एबटाबाद में उनका जन्म हुआ, जो कि अब पाकिस्तान में है, और 1900 के साल में एक नौजवान भारतीय लड़का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सीधे टोक्यो, जापान की इंपीरियल यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है। और 1900 में एक भारतीय का विज्ञान की उच्च शिक्षा के लिए जापान जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। लेकिन विज्ञान की इस दुनिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जापान में ही ना एक विश्व धर्म सभा का आयोजन हुआ था, जहां उनकी मुलाकात भारत से आए स्वामी रामतीर्थ से हुई। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। रामतीर्थ के आध्यात्मिक विचारों का पूर्ण सिंह पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि एक रसायन विज्ञान का इतना मेधावी छात्र वहीं विदेश में सन्यासी बन गया। मतलब रसायन की प्रयोगशाला से सीधे सन्यास? बिल्कुल। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। कुछ समय बाद वे वापस भारत लौटे
और उनके विचारों में फिर एक व्यवहारिक बदलाव आया। उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया, शादी की और आखिरकार देहरादून के प्रसिद्ध फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जिसे हम FRI कहते हैं, वहां एक वैज्ञानिक के तौर पर काम करने लगे। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही लाजमी सवाल आ रहा है। एक इंसान जो पहले रसायन विज्ञानी था, फिर सन्यासी बना और फिर वनों पर शोध करने लगा, उसने साहित्य की दुनिया में ऐसा क्या कर दिया कि आज हम उनके दस्तावेजों को इतने गौर से पढ़ रहे हैं? इसका जवाब इस तथ्य में है कि कभी-कभी सबसे गहरे साहित्यिक विचार ना उन लोगों से आते हैं जो परंपरागत रूप से साहित्यकार होते ही नहीं हैं। बात तो सही है। पूरन सिंह को आधुनिक पंजाबी कविता का आधार स्तंभ माना जाता है, लेकिन हिंदी साहित्य में उनका जो योगदान है वो और भी ज्यादा चकित करने वाला है। उन्होंने हिंदी में सिर्फ 6 निबंध लिखे। सिर्फ 6? केवल 6 निबंध, लेकिन उन 6 निबंधों ने हिंदी गद्य साहित्य में उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और क्या आप जानती हैं, उन निबंधों में से एक का शीर्षक क्या था? क्या? अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन। अरे बाप रे, अमेरिका का मस्ताना योगी वॉल्ट विटमैन। बिल्कुल, यही वो बिंदु है जहां दोनों दुनिया आपस में टकराती हैं। हाँ, यही वो कनेक्शन है। ये कनेक्शन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कन्हैयालाल सहल ने पूर्ण सिंह पर जो आलोचनात्मक लेख लिखा है ना, उससे पूर्ण सिंह की उस गहरी भावनात्मक स्थिति का पता चलता है। सहल ने क्या लिखा है? सहल लिखते हैं कि पूर्ण सिंह जब कविता पढ़ते थे या किसी गहरे आध्यात्मिक विचार में उतरते थे, तो वो सिर्फ शब्दों का अर्थ नहीं निकालते थे, वो हाल में चले जाते थे। हाल मतलब सूफी परंपरा वाला हाल? हाँ, सूफी परंपरा में हाल का मतलब है एक ट्रांस की अवस्था, जहां इंसान बाहरी दुनिया को बिल्कुल भूल जाता है। उनके गालों पर आंसू बहने लगते थे। वो महज साहित्य के पाठक नहीं थे, वो उसे अपनी नसों में महसूस करते थे। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत प्रेमी किसी शास्त्रीय धुन में इतना खो जाए कि उसे आसपास के शोर का होश ही न रहे। वैसे यहाँ स्रोतों से एक और बहुत ही मानवीय और त्रासद पहलू सामने आता है। वो क्या? पूर्ण सिंह के जीवन में सिर्फ आध्यात्म नहीं था, एक गहरा पछतावा भी था। भारत लौटकर उनका संबंध उस समय के कुछ क्रांतिकारियों से जुड़ गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में जब मास्टर अमीरचंद को पकड़ा गया, तो ब्रिटिश पुलिस ने पूर्ण सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया। अच्छा। और अपनी जान बचाने के दबाव में आकर पूर्ण सिंह ने न्यायालय में मास्टर अमीरचंद के खिलाफ झूठी गवाही दे दी। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि अमीरचंद भी स्वामी रामतीर्थ के परम भक्त थे। इस एक घटना ने पूर्ण सिंह को जीवन भर अपराध बोध में जलाया। ओहो, ये बहुत ही दर्दनाक है। लेकिन शायद इसी अपराधबोध और पीड़ा ने उनके अंदर एक ऐसी करुणा पैदा की ना, जिसने बाद में उनके साहित्य को इतनी गहराई दी। मतलब जब इंसान अपनी कमजोरी को देख लेता है तो वो दूसरों के दुख को ज्यादा बेहतर समझ पाता है। और यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आखिर पूर्ण सिंह और विटमैन के बीच वो कौन सा वैचारिक पुल था? मतलब एक भारतीय वैज्ञानिक ने एक अमेरिकी विद्रोही कवि पर निबंध क्यों लिखा? इसका जवाब इन दोनों के दर्शन में ही छिपा है। देखिए, दोनों ही स्थापित मंदिरों या महलों में ईश्वर को नहीं खोज रहे थे, बल्कि दोनों आम इंसान और मजदूर के पसीने के भीतर ईश्वर को देख रहे थे। हाँ, यही वो वैचारिक गोंद है जिसने इन दोनों को जोड़ा, जिसे हम श्रम का आध्यात्मिकरण कह सकते हैं। बिल्कुल। पूर्ण सिंह का एक और निबंध है जो शायद हिंदी साहित्य के सबसे खूबसूरत निबंधों में गिना जाता है, मजदूरी और प्रेम। इस निबंध में एक दृश्य है जो सीधे दिमाग में छप जाता है। कौन सा दृश्य? लिखते हैं कि जब एक लड़की अपने हाथों से चक्की में पीसे हुए आटे को छलनी से छानती है, तो उस छलनी के नीचे गिरते हुए आटे में लेखक को एक अद्भुत ज्योति की लौ नजर आती है। वो उस बहुत ही साधारण से काम में, उस मजदूरी में दिव्यता देख रहे थे। उन्हें उस पसीने में किसी मंदिर की धूप की महक आ रही थी। अगर हम इसको थोड़े बड़े दायरे में रखकर देखें ना, तो कन्हैयालाल सहल ने अपने लेख में पूरन सिंह के इस विचार को बहुत अच्छी तरह डिकोड किया है। पूरन सिंह का तर्क बहुत ही तीखा था। कैसा तर्क? उनका मानना था कि जो भी पादरी, मौलवी या साधु केवल गद्दे पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करते हैं और कोई शारीरिक श्रम नहीं करते, उनका ईश्वर चिंतन बासी हो जाता है। वासी हो जाता है? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, पूरन सिंह के लिए बिना शारीरिक मेहनत के किया गया अध्यात्म पूरी तरह मृत है। वो जॉन ऑफ आर्क, टॉल्स्टॉय, कबीर और गुरु नानक का उदाहरण देते हैं। इन सभी में क्या समानता थी? ये सभी शारीरिक मेहनत करते थे। बिल्कुल, ये सभी आध्यात्मिक शिखर पर थे, लेकिन साथ ही अपने हाथों से काम करते थे। कोई भेड़े चरा रहा था, कोई जुलाहा था, तो कोई खेत में काम कर रहा था। यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक आलोचनात्मक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या श्रम को,
मतलब मेहनत मजदूरी को इतना रोमानी बनाना उन एलीट बुद्धिजीवियों के लिए आसान नहीं है, जिन्हें असल में अपना पेट पालने के लिए दिन-रात पत्थर नहीं तोड़ने पड़ते। मतलब जो एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर मजदूरी की सुंदरता पर निबंध लिख सकते हैं, लेकिन जिन्हें मजदूर के शरीर के असली दर्द का कोई अंदाजा ही नहीं होता। ये बहुत ही जायज़ और ज़रूरी चुनौती है। ऐसा लग सकता है कि यह महज एक बौद्धिक विलासिता है, लेकिन कन्हैया लाल सहल ने अपने लेख में इसी सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए एक और महान विचारक विनोबा भावे के दर्शन का सहारा लिया है। अच्छा, भावे जी का क्या कहना था? भावे का तर्क ये था कि शारीरिक श्रम की बात करना महज एक रोमानियत नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही ठोस आर्थिक और सामाजिक दर्शन था। वो कैसे? भावे का मानना था कि समाज के जो बौद्धिक वर्ग हैं, जैसे प्रोफेसर, लेखक या वैज्ञानिक, उन्हें हर दिन कुछ समय शारीरिक श्रम जरूर करना चाहिए। इसके पीछे एक गहरा विज्ञान और समाजशास्त्र था। पहला तो ये कि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने हाथों से काम करेगा, पसीना बहाएगा, तो समाज में जो शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के बीच की ऊंच नीच की खाई है, वो पटेगी। वो मजदूर को अछूत या नीचा नहीं समझेगा। ये बात तो बहुत सही है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि इंसान का दिमाग हमेशा एक ही दिशा में काम करते हुए थक जाता है। शारीरिक श्रम करने से वो दिमाग रीसेट होता है, तरोताजा रहता है। पूर्ण सिंह भी यही समझा रहे थे कि अगर आपके हाथ मिट्टी में नहीं सने हैं, तो आपके दिमाग से निकलने वाले विचार केवल खोखले सिद्धांत बनकर रह जाएंगे। इसका मतलब ये है कि विटमैन ने जिस आम आदमी को अमेरिका में कविता के केंद्र में रखा था, पूर्ण सिंह उसी आम आदमी और उसके श्रम को भारत में अध्यात्म और साहित्य का नायक बना रहे थे। लेकिन क्या ये सिर्फ पूर्ण सिंह का अपना व्यक्तिगत झुकाव था, या फिर ये एक बहुत बड़े परिदृश्य का हिस्सा था? पूर्ण सिंह का अमेरिकी कवि विटमैन से प्रभावित होना कोई आइसोलेटेड या अकेली घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़े और गहरे बदलाव का संकेत था, जो उस वक्त पूरे भारतीय साहित्य में आ रहा था। और इस बड़े बदलाव की तह तक पहुंचने के लिए हमें आज के हमारे आखिरी स्रोत को देखना होगा। डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र का 1950 का शोध प्रबंध। बिल्कुल, जो उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। इसका विषय ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। हिंदी भाषा और साहित्य पर अंग्रेजी प्रभाव 1870 से 1920। डॉक्टर मिश्र के इस शोध ने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाया कि इन 50 सालों के कालखंड में हिंदी साहित्य ने अपना आंतरिक और बाह्य स्वरूप पूरी तरह कैसे बदल लिया था। हम कह सकते हैं कि ये दौर हिंदी साहित्य के ओपन सोर्सिंग का दौर था, जहां बाहर के विचारों ने अंदर की जमीन को पूरी तरह बदल दिया। हाँ, और शोध में एक बहुत ही ठोस उदाहरण मिलता है जो इस बात को साबित भी करता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो हिंदी गद्य पद्य के बहुत बड़े स्तंभ माने जाते हैं, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है कवि कर्तव्य। हाँ, कवि कर्तव्य। डॉक्टर मिश्र बताते हैं कि अगर इस निबंध के सिद्धांतों को ध्यान से देखा जाए ना, तो वो सीधे तौर पर अंग्रेजी के मशहूर स्वच्छंदतावादी यानी रोमांटिक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ की किताब लिरिकल बैलेड्स की भूमिका से मेल खाते हैं। और इसके पीछे की मैकेनिज्म या प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। वर्ड्सवर्थ ने इंग्लैंड में क्या किया था? उन्होंने कहा था कि कविता उन भारी भरकम, दरबारी और सजावटी शब्दों में नहीं लिखी जानी चाहिए जो आम इंसान को समझ ही ना आए। रीतिकालीन कविता मतलब वो कविता जो दरबारों में गाई जाती थी, जहां राजाओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा होती थी और पूरा जोर शब्दों की कलाबाजी और अलंकारों पर होता था। हाँ, आम आदमी से उसका कोई लेना देना नहीं था। एकदम। द्विवेदी जी ने वर्ड्सवर्थ जैसे पश्चिमी विचारों से प्रेरणा लेकर हिंदी कविता को ब्रज भाषा के दरबारी रूप से निकालकर खड़ी बोली में लाने का ऐतिहासिक काम किया, ताकि वो आम जनमानस से जुड़ सके। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमारे यहाँ अक्सर छायावाद युग की बात बहुत गर्व से की जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। छायावाद को बहुत ही गहरा, भारतीय और आध्यात्मिक माना जाता है, लेकिन डॉक्टर मिश्र का शोध तो एक अलग ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा है। शोध यह साबित होता है कि छायावाद केवल भारत की सामाजिक पृष्ठभूमि या उपनिषदों के प्रभाव से अचानक पैदा नहीं हो गया था। इस पर पश्चिम के रोमांटिक कवियों जैसे वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली और जॉन कीट्स का बहुत ही गहरा और संरचनात्मक प्रभाव था। अच्छा। हाँ, प्रकृति को देखने का नजरिया, व्यक्तिवाद और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की आज़ादी, ये बहुत हद तक पश्चिमी साहित्य के अध्ययन से प्रेरित थी। ठीक वैसे ही जैसे पूर्ण सिंह ने अपनी बात कहने के लिए विटमैन की आज़ाद मुक्त छंद शैली का इस्तेमाल किया।
तो आखिर इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये है कि साहित्य कभी भी दीवारों के भीतर कैद रहकर विकसित नहीं हो सकता। आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने सच में एक महाद्वीपीय सफर तय किया है। एक 19वीं सदी का अमेरिकी कवि जो अपने समय के समाज और साहित्य के सारे नियमों को तोड़ रहा था और आजाद छंद में आम इंसान को भगवान का दर्जा दे रहा था। हाँ, निकलते हैं और फिर वो उसी अमेरिकी कवि और भारत के साधारण मजदूरों पर हिंदी साहित्य के सबसे अमर निबंध लिख जाता है। और इन सब के पीछे काम कर रहा था एक पूरा का पूरा वैचारिक युग, जहां अंग्रेजी साहित्य और पश्चिमी स्वच्छंदतावादी विचारों ने हिंदी कविता को अपने पुराने दरबारी खोल से बाहर निकलने और एक नया, आधुनिक तथा आम इंसान से जुड़ा स्वरूप ग्रहण करने में एक उत्प्रेरक का काम किया। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो शायद इन ऐतिहासिक स्रोतों से भी एक कदम आगे जाता है। अक्सर और खासकर आज के दौर में हम सोचते हैं कि राष्ट्रवाद, स्वदेशी या किसी भी भाषा और संस्कृति की अपनी मूल पहचान पूरी तरह से सिर्फ उसी मिट्टी से उपजती है। हाँ, ऐसा लगता है कि जो हमारा है उसमें बाहर का कुछ भी नहीं है। सबसे गहरी भारतीय आवाज खोजने के लिए वर्ड्सवर्थ और विटमैन जैसे पश्चिमी आइनों की जरूरत पड़ी थी। सोचने वाली बात है। क्या ये मुमकिन है कि सच्ची मौलिकता, सच्ची पहचान कभी भी एक बंद कमरे में सुरक्षित रखने से नहीं पनपती, बल्कि वो हमेशा बाहरी प्रभावों के टकराव, उनके संघर्ष और उन विचारों के साथ होने वाले मंथन से ही जन्म लेती है? ये एक ऐसा सवाल है जो साहित्य के साथ साथ हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान पर भी बहुत गहराई से लागू होता है। तो विचारों के इस महासागर में गोते लगाते रहिए। साहित्य में कुछ भी अलग थलग नहीं है। हर विचार दूसरे विचार से मिलकर एक नई लौ पैदा कर रहा है। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंथन को जारी रखिए।